वेलकम गाइस, हाउ आर यू? आप अच्छे तो है ना? ओके, माई सेल्फ भगीरथ कर्नाणी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री. आफ्टर कंप्लीट चैप्टर नंबर 3, the classification of elements and periodicity in the properties, let us start a new chapter. Chapter number 1, some basic concept of chemistry. Are you ready? Of course, come on, be alert and be ready. The study of science is divided into chemistry, physics, biology and geology. You know, the study of the chemistry is a very wide and diversified, such as they are again subdivided into such parts. अरे यार, ये जो केमिस्ट्री का स्टडी है ना, वो बहुत बड़ा महासागर है. लाइक हिंद महासागर, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर. अभी इतना बड़ा महासागर जो है, उनका स्टडी करने के लिए उनको कुछ पार्ट्स में सब डिवाइडेड कर दिया गया है. फॉर एग्जांपल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड द बायोकेमिस्ट्री. हम इन सभी पार्ट्स में जब हम स्टडी करेंगे, तब उनमें कहीं ना कहीं ये चैप्टर के फंडा आपको बहुत ही काम लगेंगे यार. आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें इस चैप्टर के फंडा आते हैं. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उनमें इस चैप्टर के फंडा बहुत ही यूज आएंगे. इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. लेकिन ये पढ़ने के पहले हम ये जानना चाहते हैं कि यार, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. Let us start importance of chemistry according to a great Nobel Award winner scientist Roald Hoffman. अब ये रोवाल्ड हॉफमैन क्या बताते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट के बारे में. The chemistry is the science of molecules and their transformation. It is the science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them. आप लोग ये जो पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3, वहां बहुत सारे एलिमेंट्स की बात है. एलिमेंट्स के बारे में बात आती है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात आती है. आपको कॉलम में जाना है, अप टू डाउन, आपको पीरियड में जाना है, लेफ्ट टू राइट, इसकी बात आती है. लेकिन ये जो केमिस्ट्री है ना, ये भी 100 से ज्यादा एलिमेंट्स का बना हुआ कोई पार्ट नहीं है. लेकिन इस एलिमेंट से बनते हुए कई सारे मॉलिक्यूल्स, और इस मॉलिक्यूल में भी क्या डिप में आता है, उनके बारे में केमिस्ट्री स्टडी करता है. ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ. आर यू रेडी? यस. ओके, द रोल ऑफ केमिस्ट्री, द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ. देयर आर इजी टॉपिक, not IMP for the exam point of view, but just knowledge point of view. Okay, chemical principle, you know, in nowadays there are so many chemical principles derived in our chemistry, and these chemical principles are very and very important in so many diverse area, like weather patterns, functioning of brain, operation of computer and digestion of food. There are some areas, okay, where the chemical principles are used. Okay, next, chemical industries, manufacturing fertilizers, alkalis and bases, acids, salts, detergent, soap, polymer, drugs, dyes, inorganic and organic chemicals, metal, their alloys. These all the things are very and very important and contribute in a big way to the national economy. Our national economy is very and very strongly built up due to these chemical factories. Okay, next, large scale production of variety of fertilizers, pesticides and insecticides. आप लोग जो है पढ़ रहे हैं ना, उनमें से कई सारे जो बंदे हैं ना, वो दे आर द सन ऑफ द फार्मर्स. ओके, अब आपको तो ये मालूम ही होगा कि फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इन द फार्म. ओके, नेक्स्ट, मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स. अब जब ये कोविड-19 का ये जो पूरा माहौल चल रहा है, वेरी वेरी टिपिकल. ओके, इस माहौल में अभी केमिस्ट्री जो है ना, उनका
इंपॉर्टेंट, उनकी वैल्यूज पूरे वर्ल्ड को बहुत ही हो रही है। कैसे? देखो पूरा जो वर्ल्ड है ना, इंक्लूडेड इंडिया ऑल्सो, दे आर ट्राइंग टू सर्च अ वैक्सीन फॉर कोविड-19। ओके, तभी हमें ये मालूम होता है कि ये जो केमिस्ट्री है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ओके, many life-saving drugs such as cisplatin and Taxol are very effective in cancer therapy। जब हमें कैंसर हो जाता है ना, तब ये कैंसर थेरापी के लिए सिस्प्लेटिन, इनका जो फॉर्मूला है ना वो हम बाद में पढ़ेंगे, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का हम यूज करते हैं। They are the very effective drugs। Okay, then AZT, azithromycin, is the drugs used for the helps AIDS victims, not 100% it, but some amount। Okay, next, superconducting ceramics, conducting polymers and in optical fibers। ये सभी जो चीज है, ऑप्टिकल फाइबर, सुपरकंडक्टिंग सिरेमिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, इनको डेवलप करने के लिए केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो यूज हो रहे हैं। तो इस तरह बच्चे लोग हमने क्या पढ़ा आज? द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ। ओके, नाउ लाइक टू साइड्स ऑफ कॉइन, कोई भी सिक्के दो पहलू होते हैं, वन इज हेड एंड सेकंड इज टेल। जो केमिस्ट्री है ना, उनके बारे में बहुत ही हमने अच्छी बातें बता दी। नेशनल इकोनॉमी जो हमारी वो बिल्टअप होती है इस केमिकल फैक्ट्रीज के वजह से, ये बहुत अच्छी बातें बता दी। लेकिन आज ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट के डैमेज के लिए इस केमिस्ट्री को हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। फॉर द वाटर पोल्यूशन, केमिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल। फॉर द सॉइल पोल्यूशन, केमिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल। फॉर द एयर पोल्यूशन, केमिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ जो पूरे वर्ल्ड में जो पोल्यूशन हो रहा है, इस पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट को भी डैमेज हो रहा है और ह्यूमन लाइफ का भी डैमेज हो रहा है। इन सभी के लिए केमिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। मान लिया कि केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी बात है, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होने की वजह से ह्यूमन लाइफ में भी काफी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ डैमेजेस भी हुआ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिसको हम फ्रियोन के नाम से भी पहचानते हैं। You know, this chlorofluorocarbon is very hazardous chemical for the ozone layer. Okay, this chlorofluorocarbon is used for the cooling in the refrigerator and the air conditioner. But this chlorofluorocarbon is very hazardous for the ozone layer. Okay, but as a part to control this damage for the environment, there are so many efforts made in chemistry, okay, and some of these efforts are successful. For example, in place of this chlorofluorocarbon, nowadays in the refrigerator and in the air conditioner used HFC 134A. The IUPAC nomenclature is 1112 tetrafluoroethane. This HFC 134A is chemically synthesized and nowadays used in place of chlorofluorocarbon. And this HFC 134A is less hazardous to the environment and to the ozone layer. Okay? So as we just complete the information about the importance of chemistry in our daily life and some problems created due to this chemistry development. Okay, and now we start a new topic and the name of the topic is matter. Okay friends, now we start nature of matter. Now first question arises, sir, what is matter? Now let's write the definition of matter. Everything which has mass and occupied space known as a matter. Again, everything, each and everything which has mass and occupying space is known as a matter.
See, for example, I have these two colored chalks, violet and blue colored chalks. Okay, these chalks are matter because they has mass and occupy space. Okay, see, one more example. I have this mobile. This mobile is matter. Why? Because this mobile has mass and occupy space. Pen, pencils, book, spectacles. Okay, there are so many things which has mass and occupying space. They are known as a matter. Okay, next. This matter is divided into two ways. Number one, based on the physical states of matter, and number two, based on chemical characteristics. Okay, next. According to physical states of matter, the matter is again divided into solid, liquid and gas, which you already learned. And according to chemical characteristics, the matter is again classified in three ways: element, compound and mixture. And this mixture again classified into two ways: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, again I repeat, the matter is classified into two ways. Number one, physical states of matter, and number two, chemical characteristics. Okay, according to physical states of matter, there are three types of matter: solid, liquid and gas. And according to chemical characteristics, the matter is classified in element, compound and mixture. And this mixture is again classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, according to the physical states of matter, the matter is again classified into three ways. Number one, solid; number two, liquid; and number three is gas. So let us start our first physical state, in which is solid state. In solid state, matter has certain shape and certain size. आपको यार मालूम होगा, ये solid है ना? This chalk is solid, and this chalk has definite shape and definite size. ठीक है? तो any of the solid contain definite shape and definite size. अब उसमें होता क्या है? जो component particles होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, तो इन सॉलिड में जो कंपोनेंट पार्टिकल्स है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, वो इतने एक दूसरे से क्लोज होते हैं, वो एक दूसरे से इतने क्लोज जुड़े हुए होते हैं कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है. अरे यार, कोई भी जो पार्टिकल्स इतने क्लोज रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही ना. तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is very high between the component particles of the solid state matters, they has definite shape and definite size. They retain their definite shape and definite size due to the very strong force of attraction between the component particles. Okay, for example, iron, ice, chalk, pen, pencil, etc. Okay. Okay, now student, let's study about the properties of the liquid states of matter. Okay. अब लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड है डिफाइनाइट वॉल्यूम. आपको मालूम ही होगा ना, उनका जो वॉल्यूम है वो डिफाइनाइट होता है. लेकिन क्या डिफाइनाइट नहीं होता है? उनका शेप. मान लो कि मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है. If I pour this 1 liter of water into 1 liter jug, then the shape of water will be like a jug. If I pour this water in 1 liter tub, then the shape of the water will be like a tub. ठीक है. तो जो ये लिक्विड होता है ना, उनका क्या डिफाइनाइट नहीं होता है.
डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, लेकिन क्या डिफाइनाइट होता है? डिफाइनाइट वॉल्यूम। कहां भी डाल दो, जग में डाल दो, टब में डाल दो, कहां भी डालो, पानी का जो वॉल्यूम था वो तो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है, यानी कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, okay, between the molecules of the liquid, between the component particles of the liquid, there is a more distance than the solid. सॉलिड के जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं, तो सॉलिड के कंपोनेंट पार्टिकल के बीच जितना गैप था उससे ज्यादा गैप लिक्विड के कंपोनेंट पार्टिकल के बीच होता है। यह आपको वीडियो जो दिख रहा है उनमें ये क्लियरली दिखाया गया है। ठीक है। तो जैसे ही इस कंपोनेंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा लिक्विड में, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा सॉलिड से कम। इसलिए होगा क्या, ये जो लिक्विड है उनका डिफाइनाइट वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया है सॉलिड से, लेकिन इतना भी कम नहीं हो गया है कि लिक्विड उनका डिफाइनाइट शेप नहीं रख पाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ द लिक्विड आर सफिशिएंट इनफ keep them together but not sufficient enough to fix their place। ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनका जो वॉल्यूम है वो डिफाइनाइट रख पाएगा, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनका जो शेप है वो डिफाइनाइट हो पाएगा। तो इस तरह हम बता पाएंगे the distance between the component particles of the liquid is more than the distance between the component particle of solid, but less than the distance between the component particles of the gases। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है वाटर, ब्रोमीन, बेंजीन एक्सेट्रा। ओके। Now according to physical states of matter, this is the last classification, gaseous state। अभी आपको मालूम ही हो चुका होगा कि जो सॉलिड है उनके पास डिफाइनाइट शेप है और डिफाइनाइट वॉल्यूम है। लिक्विड में क्या होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है लेकिन डिफाइनाइट शेप नहीं होता। और तीसरा जो स्टेट्स ऑफ मैटर है गैसियस स्टेट, उनमें कुछ भी डिफाइनाइट नहीं होता, ना डिफाइनाइट शेप और ना डिफाइनाइट वॉल्यूम। ओके। They completely occupy the whole share of the container in which they filled and spread into the entire container। कोई भी बड़ा कंटेनर है, उसमें आपने गैस को डाल दिया, तो जितना बड़ा कंटेनर है उतना उसका साइज हो जाएगा और उनका शेप भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। इसलिए हम बताते हैं कि जो गैसियस स्टेट होता है उनमें डिफाइनाइट वॉल्यूम और डिफाइनाइट शेप होता नहीं है। क्लियर? फॉर एग्जांपल हम लिख पाएंगे आर्गन, एयर एक्सेट्रा। अब ये बताना आपको मैं मुनासिब नहीं मान रहा हूं, आपको मालूम ही हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ मैंने देखिए एक वीडियो दिखाया आपको, उस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट पार्टिकल्स ऑफ द गैसियस स्टेट इज वेरी लो बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ द गैसियस स्टेट इज वेरी हाई। अब जितना ही डिस्टेंस दो कंपोनेंट पार्टिकल के बीच में बढ़ेगा उतना ही दो कंपोनेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसलिए तो गैसियस स्टेट में डिफाइनाइट वॉल्यूम और डिफाइनाइट शेप नहीं है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टूडेंट्स वी स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस 3 states of metals। okay, next I have solid state, for example ice।
The another state is liquid. For example, liquid water. And the third one is gas. Okay. For example, vapor. Vapor of water. Now, if I increase the temperature, increasing temperature. If I increase the temperature of solid, it convert into liquid. Very simple. And again, if I increasing the temperature of liquid, converted into gaseous state. Okay. So what is the effect of temperature? If I increasing the temperature of solid, it converted into liquid. Again increasing the temperature of liquid, it converted into gas. Now reverse. If I decrease the temperature of gas, it easily converted into liquid. And if I decreasing the temperature of liquid, it easily converted into solid. So this is called the effect of temperature on the physical states of the matter. Last time बता रहा हूं आपको, अगर सॉलिड का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कन्वर्ट होगा गैस में. अगर अब हम टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय कम करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में. और अगर टेम्परेचर और मैंने कम कर दिया तो द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. एज द वे we complete the detailed study for the classification according to physical states of matter. Okay, after completing the classification according to physical states of matter, let us start the classification based on the chemical structure. And first is element. According to Lavoisier, element is made up of the same type of the particles. For example, carbon, sodium, potassium, magnesium, aluminium, silicon, germanium, silver, gold, H2, O2, N2, etc. मान लो कि मेरे पास कार्बन का कुछ सैंपल है. अब इस सैंपल में there are number of atoms. All these carbon atoms have the same property. But if I have another sample of sodium, then all the atoms of the sodium are same, but the atoms of carbon and the atoms of sodium are different. इसलिए हम ये बताएंगे कि each and every element has a different property. एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है दूसरे एलिमेंट से. क्लियर? समझते हैं आप लोग? ओके. एलिमेंट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल. देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि देयर आर एटम्स और मॉलिक्यूल एज अ पार्टिकल्स. कोई जो एलिमेंट है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है. वो पार्टिकल की जगह पर हम लोग एटम भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं. आपको एटम लेंगे ये तो मालूम पड़ेगा, लेकिन सर मॉलिक्यूल कैसे ले लिया? तो देखिए ये जो है ना, ये सभी एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स. कभी Na2 नहीं आता, कभी Cu2 नहीं आता, कभी Al2 नहीं आता, लेकिन आपको मालूम होगा ऑक्सीजन O2 आता है. उसमें दो एटम जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर O2 बनाते हैं इन द गैसियस फॉर्म, H2, N2. ठीक है. तो ये जो सारे जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. ओके, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि पार्टिकल की जगह पर हम लोग एटम भी ले सकते हैं और
मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। Okay guys, next one is the compound when two or more elements combine chemically with one another, we get a compound. One another, not the point. When a compound is formed, the elements present in this compound show new type of property and losing their own properties. For example, समझ रहे मेरी बात आप? जब कंपाउंड बनता है तब वह कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना है वो दोनों ही या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो गंवाते हैं और कुछ नई प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम होगा H2 + 1/2 O2 वी गेट H2O। आपको ये मालूम होना चाहिए कि H2 और O2 एट रूम टेम्परेचर गैसियस फॉर्म में है, वेरेज जो हमें पानी मिलता है वो एट द रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने अपने फिजिकल स्टेट को लूज किया। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन जो है ना वो इन द एयर बर्न एक्सप्लोसिवली, वो बहुत विस्फोट से उनका कंबोजन होता है, और जो ऑक्सीजन है ना इस हाइड्रोजन के कंबोजन को वो सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन कंबोजन को सपोर्ट करता है और जो हाइड्रोजन है वह एक्सप्लोसिवली बर्न होता है। लेकिन आपको मालूम है H2 और O2 दोनों मिलकर मिलता कौन सा कंपाउंड है? पानी, H2O, वाटर। एंड वाटर इज नॉट अ कंबोजन सपोर्टर, इज नॉट अ एक्सप्लोसिव, बट इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, समझते हैं मेरी बात आप? ओके, वन मोर एग्जांपल, सोडियम और क्लोरीन दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl। अब देखिए सोडियम जो है उनको जब पानी में डालते हैं बूम, बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन जब NaCl को डालते हैं पानी में तब कोई एक्सप्लोजन नहीं होता। सोडियम जो है ना वो पानी के साथ बहुत ही एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, आग लग जाती है पानी में, देखा होगा शायद वीडियोस में। लेकिन NaCl को पानी में डालते हैं तो कभी आग लगी मैंने तो नहीं देखा भैया। तो इस तरह हमने क्या कंप्लीट किया? कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीच्ड द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेक्चर एंड व्हिच इज द अबाउट द मिक्सचर। You know, mixture is formed by mixing two or more substance, and each and every substance does not lose their chemical property. Okay, means they retain their own property. For example, sugar solution, salt solution, आपको मालूम होगा sugar solution में क्या होता है? C12H22O11 शुगर होता है कि नहीं? तो शुगर का जो टेस्ट है वो वेरी स्वीट है, ठीक है? तो हम जब पानी में उनका सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या शुगर का जो टेस्ट था वो बदल जाता है क्या? और बिटर हो जाता है? नहीं, वो तो स्वीट ही रहता है, ठीक है? NaCl को जब हम पानी में डालते हैं तो NaCl का जो टेस्ट है वो बदल नहीं जाता। NaCl के सोल्यूशन में भी NaCl का जो टेस्ट है वो तो वही रहता है। हमने ये पढ़ा था कंपाउंड में जब दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं केमिकली, तब वो सभी एलिमेंट्स दो है या फिर तीन है या फिर चार है या फिर जो ज्यादा है, सभी एलिमेंट्स अपने प्रॉपर्टीज जो है वो गंवाते थे और कुछ न्यू प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट करते थे, ठीक है? लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में क्या होता है? जितने कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं वह सभी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। ओके, और ये जो कंपाउंड्स जो एक दूसरे के साथ हमने मिक्स किए हैं उस सभी कंपाउंड्स, उस सभी सब्सटेंस को हम फिजिकली एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ओके, अब ये जो मिक्सचर है वो दो टाइप के होते हैं। Number one is the homogeneous mixture and number two and which is the heterogeneous mixture। अब homogeneous mixture का हम एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूँ which is the salt solution। आपने नमक को पानी में डाल दिया, ठीक है? अब नमक को पानी में डालने के बाद
आप उसको थोड़ा स्टर करेंगे, फिर आपकी मम्मी बोलेगी कि बेटा जरा चखना उसको, तो आप कहाँ से, मम्मी आपको क्या बोलती है, बेटा जरा नीचे से चखना, बेटा जरा बीच में से चखना, बेटा जरा ऊपर, जरा राइट साइड में से चखना। ऐसा थोड़ा ना बताते हैं कभी मम्मी तो क्या बताती है कि बेटा जरा चख लेना, उसमें उसका टेस्ट तो बराबर आ रहा है। उस मान लो उसमें नींबू डाल दिया, तो नींबू डालने के बाद आप वापस चखेंगे, तो क्या नीचे से चखेंगे, क्या बीच में से ही चखेंगे, लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर से चखेंगे क्या? ऐसा तो भी होता ही नहीं है। इसलिए ये सब हम नहीं करते हैं, बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। उसमें जो कंपाउंड्स जो मिक्स हुए हैं वो थ्रू आउट द मिक्सचर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। हम उस सभी सब्सटेंस को कोई फिक्स्ड लाइन से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो वहां देखो वो उस जगह पर देखो शुगर का एटम्स है, वहां देखिए NaCl का एटम्स है, ये सब हम अलग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं उनमें जो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं वह इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। वी कैन नॉट सेपरेटेड देम अ फिक्स लाइन। क्लियर? एग्जाम्पल तो आपको मालूम हो गया है। अब जो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना चुके हैं उनको हम बाय द फिजिकली मेथड्स अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl का सॉल्यूशन है, उनको हमें अलग करना है, यानी कि NaCl और पानी को अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको ले जाओ धूप में, जैसे जैसे पूरा सॉल्यूशन गर्म होता चला जाएगा तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे हमें क्या मिल जाएगा? NaCl। क्लियर? और सेकंड वन क्या है? हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब NaCl और आयरन के पाउडर को मिक्स कर दीजिए तो क्या होमोजेनस होगा? आप आसानी से देख पाएंगे, देखिए यहाँ जो है ना पाउडर ज्यादा है, यहाँ जो है ना NaCl ज्यादा है, आप देख पाएंगे। You can separate them physically by a fixed line. Okay, so we can say that in the heterogeneous mixture, the compounds are mixed not evenly throughout the mixture. वो एक समान तरीके से पूरे मिक्सचर में उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, अब क्या है, ये जो NaCl और आयरन का पाउडर दोनों मिक्स हो चुके हैं उनको भी हम फिजिकली सेपरेट कर पाएंगे। कैसे करेंगे आप लोग? तो पहले तो NaCl और ये जो आयरन है उनके मिक्सचर को पानी में डाल दो, पानी में डालकर उनका फिल्ट्रेशन कर दो। फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? NaCl तो पानी में डिसॉल्व हो गया तो वह सॉल्यूशन के फॉर्म में नीचे जाएगा, और जो अपना आयरन पाउडर है वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, उनका फिल्टर पेपर के ऊपर उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, पीपीटीज मिलेंगे हमें। और नीचे जो NaCl का सॉल्यूशन मिला है उनको वापस कहाँ रख दो? धूप में रख दो, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और हमें नीचे क्या मिल जाएगा? NaCl। दूसरे कुछ और मेथड्स भी है लाइक फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब वहां करने वाले हैं। तो इस तरह बच्चे लोग आज के लेक्चर में हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में चर्चा की जो ऑलरेडी अब स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th में पढ़ चुके थे। ओके, बाय बाय।